अब बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की 1784। इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए दिया गया नाम क्योंकि विलियम पिट उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये विलियम जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने एक बड़ा बदलाव ये किया कि इसने एक नई बॉडी जो है वो इंट्रोड्यूस करी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भी एक बार ये कोशिश हो चुकी थी। इनसे पहले के जो व्यक्ति थे उन्होंने भी सेम इसी तरीके के प्रोविजंस बनाए कि भाई एक नई बॉडी बनाते हैं जिसमें कि कुछ फंक्शंस जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इस बॉडी को दे देंगे। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि इन्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। इनके बाद पिट आए, विलियम पिट आए, लेकिन इन्होंने भी इसी तरीके का प्रोविजन रखा और फाइनली ये जो है इस बार 1784 में एक्सेप्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस एक्ट ने क्या करा, इस एक्ट ने सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया कमर्शियल फंक्शंस को और पॉलिटिकल फंक्शंस को कि भाई कमर्शियल फंक्शंस जो है वो कंपनी के पास रह जाएंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस जो है वो नई बॉडी के पास चले जाएंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का जो है वो कंट्रोल बढ़ रहा है। और ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। आप किसी एकदम से किसी मतलब आप ये सोचिए ऐसा हो जाए कि एकदम से सरकार ये कह दे कि मुकेश अंबानी का सारा बिजनेस मेरा है, अब से सरकार ये कह दे गौतम अडानी का सारा बिजनेस मेरा है, तो कुछ बड़ा तो होगा, कुछ प्रोटेस्ट बहुत जबरदस्त हो सकता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी तो अब मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी लेनी है तो धीरे धीरे पहले क्या करेंगे कि भाई आपके जो बाकी फाइल्स वाले काम है, पेपर पूपर वाले, वो हम कर ले रहे हैं, पैसे वाला काम अभी आप रखो। धीरे धीरे फिर पैसे में घुसेंगे धीरे धीरे कि भाई पहुंचा पकड़ के आपके ऊपर कॉलर तक जाएंगे। ठीक उसी तरीके से उन्होंने कहा कमर्शियल फंक्शंस आप रखो, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल फंक्शंस रखेंगे। और ये पॉलिटिकल फंक्शंस जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी जो कि 6 लोगों से मिलकर बनती थी और ये सारे जो है ब्रिटिश सरकार के मेंबर्स ही होते थे। इसने ये भी किया कि जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के जितने भी ऑपरेशंस थे इंडिया में, अब उनका सुपरविजन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गया था। तो ये सुप्रीम कंट्रोल की तरफ जो है एक नजर डालता है कि भाई अब ब्रिटिश सरकार का सुप्रीम कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ये एक्ट जो है दो बातों में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो इसमें जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की होल्डिंग्स थी उनको नाम दिया गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे मुकेश अंबानी की हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो हिंदुस्तान की सरकार की है। मतलब ऐसा एक हिंट दे दे छोटे से तौर पर कि भाई मुकेश अंबानी ठीक है, जो सारे पॉलिटिकल फंक्शंस हम रख लेना, कमर्शियल आप रखो, कि जो भी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है उसके सारे कमर्शियल फंक्शंस आप रखो। अब अगर ये मुकेश अंबानी जी पढ़ेंगे कि भाई सरकार ये कह रही है कि जितनी भी हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी है उसके सारे फंक्शंस अभी आप रखिए, जबकि वो उन्होंने खुद बनाई थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने खुद बना रखी है, तो उनके मन में कुछ प्रॉब्लम जनरेट तो होगी ही। ठीक इसी तरीके से ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया की भाई सरकार ने ये बता दिया था कि आपने जो भी कुछ करा, जो लड़ाई लड़ी, जो भी करा, प्लासी हुई, बक्सर हुआ, उसके बाद जो भी आपने एस्टैब्लिशमेंट किए हैं वो बेसिकली है हमारे कंट्रोल, आप कर रहे हो। इसके साथ ही इसने जो है ये ये इंश्योर कर लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका सुप्रीम कंट्रोल अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर हो जाए। तो ये रहा पिट्स इंडिया एक्ट। बात कर लेते हैं एक्ट ऑफ 1786 की। तो अभी तो 1784 बना ही, अभी 1786, 2 साल में ऐसा क्या हो गया? 2 साल में दरअसल हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। वॉरेन हेस्टिंग्स मतलब हिंदुस्तान में एक राजा थे नंद कुमार, या अगर मीर जाफर का नाम आपने सुना ही होगा। मीर जाफर की जो विडो थी, मीर जाफर जब मरा तो उसकी विडो, उसके पास खूब प्रॉपर्टी थी। तो कुछ साठगांठ कुछ केस ऐसा हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जो है करप्शन के केस में फंसा, और इसमें हिंदुस्तान का एक राजा और इन्वॉल्व था, महाराजा नंद कुमार, बहुत फेमस है। उस पर ये एलिगेशंस लगाए गए कि भाई उसने ऐसा एक बॉन्ड तैयार किया है जिसकी वजह से जो मीर जाफर की विडो है, विधवा है, उसकी आधी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। ऐसे एलिगेशन सरकार ने लगाए थे। लोगों का कुछ और कहना है, दूसरी तरफ से और भी कहना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें इन्वॉल्व था, वो प्रॉपर्टी वो भी किसी तरीके से हथियाना चाह रहा था। तो कुल मिलाकर ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन? एलिजा एम्पे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के बचपन का दोस्त। अब ये क्या करता है, एलिजा एम्पे इसको जो है महाराजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुना देता है। अब जब ये मामला हो जाता है, उसको फांसी की सजा मिल जाती है, तो लोग जो है पॉइंट करते हैं वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे की तरफ, और ये बोलते हैं कि ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं और इसीलिए
इसीलिए इन दोनों लोगों को इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है कि भाई इन लोगों का इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो फॉर्मल प्रोसेस ऑफिस से हटाने का होता है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट का होता है। इनका इम्पीचमेंट बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 7-8 साल तक इनका इम्पीचमेंट चला, और यह बोला गया कि जुडिशियल मर्डर, जुडिशियल मर्डर किया है इन लोगों ने। जुडिशियल मर्डर की मतलब अगर आप जुडिशियरी का यूज करके किसी से अपना बदला ले लें, मेरे बड़े बड़े अंकल, बड़े बड़े जजेस और मेरा कोई दुश्मन, मैंने उसके खिलाफ केस डाला, अपने अंकल से बोला किसी तरीके से इसको मरवा दो, फांसी की सजा दे दो, तो मैंने कुल मिला के जुडिशियरी का यूज किया उसको मारने के लिए, तो यहां पर इन पर एलिगेशंस लगे। हालांकि ये जो है बरी हो गए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर भी बहुत ज्यादा मुकदमा नहीं चला। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि वॉरेन हेस्टिंग क्लेम करता है कि भैया मेरे 70,000 पाउंड जो है इन 7 सालों में खर्च कर दिए हैं मैंने अपने आप को बचाने में। 70,000 पाउंड उस समय बहुत बड़ी वैल्यू थी, और क्योंकि उसको खुद ही सब कुछ साबित करना पड़ रहा था, और इसीलिए वो हर जाने की मांग करता है, लेकिन बदले में उसको 4,000 पाउंड हर साल के रूप में मिलते हैं, लेकिन मिलते बहुत सालों तक रहे। कुल मिला के वॉरेन हेस्टिंग इससे बरी हो जाता है। तो जब ये लोग इम्पीचमेंट के लिए बुलाए गए इंग्लैंड में, तो उस समय अप्रोच किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, आप जाइए भैया गवर्नर जनरल ऑफ बतौर बंगाल। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जाते, उससे पहले इन्होंने 2 शर्तें रखी कि भाई एक तो आप मुझे जो है पावर दीजिए कि मैं अपनी काउंसिल से अलग जाकर, उसके फैसलों से अलग जाके कुछ सर्टेन स्पेशल केसेस में उसके खिलाफ जो है मतलब उससे अलग फैसला दे सकूं। अगर मैं उनके फैसले से सहमत नहीं हूं तो मैं फैसला बदल सकूं, साथ ही साथ मुझे ही कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। तो ये 2 शर्तें रखी। उससे पहले क्या होता था कि डिसीजन जो है मेजॉरिटी में लिए जा रहे थे। कॉर्नवालिस ने जो है वो इन चीजों की मांग करी, और इसीलिए ये बदलाव करने के लिए, कॉर्नवालिस को भेजने के लिए, ये बदलाव करने के लिए ये 1786 का एक्ट बनाया गया, जिसमें ये चेंजेस हमें देखने को मिले। आगे चलेंगे 1793 की तरफ। तो जैसे हमने देखा कि 1773 में एक्ट बना, 1773 से 10 साल 1783, 1783 से 20 साल 1793, तो कुल मिलाकर बात यहां तक होनी थी 20 सालों की 1793। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो पावर कॉर्नवालिस को दी गई थी कि वो अपने काउंसिल से अलग जाकर जो है डिसीजन बदल सकता है, ये पावर आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स को दे दी गई, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रही थी। गवर्नर और उसकी काउंसिल में प्रॉब्लम हो रही थी शुरू से प्रॉब्लम ऐसे हो रही थी। एक इसका इंसिडेंट वॉरेन हेस्टिंग के साथ बहुत जबरदस्त है, जहां पर बंदूक का डुअल हमें देखने को मिलता है। ये कोई फ्रेंच का जो, जब वॉरेन हेस्टिंग की काउंसिल सबसे पहली बार अपॉइंट की गई, तो उसमें एक फ्रेंच काउंसिल का मेंबर था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये लोगों बड़ी मतलब इन लोगों में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और होनी भी बट नेचुरल है। जब आप एक सुप्रीम आदमी के साथ 2-3 और लोग जोड़ देते हैं, तो वो 2-3 लोग सोचते हैं कि भाई उनमें से कुछ सोच सकते हैं कि भाई इसको बाईपास करके किसी तरीके से मैं ही जो है बड़ा लिंक जनरेट कर लूं। तो इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग और इसमें जो है ये जो काउंसिल का मेंबर था, इसमें हमें बड़ी टसल देखने को मिलती है, और इनमें लड़ाई भी हुई, डुअल बंदूक से। ये बंदूक भरते थे, सामने वाले पे फायर करते थे, जिसकी वजह से वो काउंसिल का मेंबर था उसको बड़े फैटल इंजरी हुआ, और वॉरेन हेस्टिंग ने बोला अगर ये मर जाएगा तो मैं अपने आप को शेरिफ के ऑफिस में जो है सबमिट कर दूंगा कि भाई मैंने इसको मार दिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स थी, और इसीलिए इस चीज की डिमांड की गई थी। आगे 1793 के एक्ट ने ये इंश्योर कर दिया, ये भी इंश्योर कर दिया कि जो गवर्नर जनरल है उसका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे प्रेसिडेंसी, जो बाकी प्रेसिडेंसी है उन पर बढ़ जाएगा। हम आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंसी का जो कंट्रोल है वो और जो पावर्स है वो और कम होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें, उसका भी रीजन हम देखेंगे क्यों हुआ। साथ ही साथ जो ट्रेड की मोनोपोली थी ये बरकरार रखी कि भैया ठीक है आप 20 सालों के लिए और जो है ट्रेड कंटिन्यू करें। एक चीज जो बदली वो ये बदली कि कमांडर इन चीफ को अब गवर्नर जनरल की काउंसिल से अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर नहीं होना था बतौर, जब तक वो इस तरीके से अपॉइंट ना किया जाए। अगर इस तरीके से अपॉइंट नहीं है तो वो अलग होगा। और एक चीज और ये बदलाव किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमें पहले पिटचंडिया एक्ट में देखने को मिला, ये बोला गया कि उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसकी सैलरी जो है अब हिंदुस्तान में जो जनरेट रेवेन्यू था वहां से दी जाने वाली थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी हिंदुस्तान के रेवेन्यू से दी जाने वाली थी। तो कुल मिलाकर ये फैक्चुअल जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं।